राधे राधे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जब ये कहा था कि गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास रहता है, तब किसी और भाव में इसका अर्थ रहा होगा, क्योंकि तब तो हमारी ज़िंदगी अलग थी। अब तो हमारी ज़िंदगी बदल गई। उस समय तो गाय हमारे जीवन का केंद्रीभूत रूप होती थी। हमारे जीवन की पूरी धुरी गाय के आसपास घूमती थी। गाय के साथ ही हमारा जन्म होता था और अंत्येष्टि क्रिया के बाद, श्राद्ध कर्म के बाद जब गौदान का कार्यक्रम हो जाता था, तभी हमारे जीवन का अंत माना जाता था। अब तो गाय से बहुत दूर हो गए। गाय और हमारे अंदर एक गैप आ गया। इस बात को आप में से हर आदमी सहजता से स्वीकार कर लेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, कुछ भी कह लें, जब भारत से अंग्रेज अपना शासन, अपना बोरिया बिस्तर समेट के इंग्लैंड वापस चले गए, उस समय हमारे देश में 90 करोड़ से ज़्यादा गौवंश था और देश की आबादी मात्र 33-34 करोड़ के आसपास थी। आज हमारी आबादी तो 5 गुना बढ़ गई, लेकिन गौवंश घटते घटते मात्र 4 या 5 करोड़ के आसपास सीमित हो गया। जो पशु आंकड़े उपलब्ध करती हैं संस्थाएं, उनका आकलन है कि भारत में आज 30 करोड़ के आसपास मवेशी हैं। इन मवेशियों में सब तरह के पशु आ जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, हाथी आदि सब तरह के पशु आ जाते हैं। और यदि गाय की बात करें तो आज हमारे देश में 5 से 5.5 के आसपास, 5 से 5.5 करोड़ के आसपास गौवंश है। गौवंश में दोनों तरह को कहता हूँ कि देसी भी है, मिक्स भी है और जो जर्सी हाइब्रिड भी है। और इतने ही करीब हमारे पास भैंसें उपलब्ध हैं। भैंसें तो दूध का स्रोत है, गाय तो अनावश्यक है। और आपको ये भी जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आने वाले 6 या 7 सालों के अंतर जो आवारा पशु होते हैं, आवारा जानवर होते हैं, इनमें गौवंश भी शामिल है। और आवारा गौवंश तो फिर हमारी अपनी वंश जो है देसी वही होती है, उसकी संख्या 3 गुना बढ़ने वाली है। आज जितनी गौवंश गायें सड़कों पर घूमती हैं, बेसहारा कूड़े करकट के ढेर में भोजन तलाशती हैं, इनकी संख्या आज की तुलना में कई गुना बढ़ने वाली है। और ये समस्या भी हमारे देश के सामने आने वाली है। तो जब हमारे मनुष्यों ने, हमारे विद्वानों ने ये शब्द कहा होगा, अपनी गहन अनुभूति के आधार पर इस बात को हमारे सामने रखा होगा कि गौ में वसते लक्ष्मी, उसका अर्थ बहुत गहरा होगा। लेकिन आज भी यदि गहराई से देखें तो गाय के गोबर का महत्व आज भी उतना ही है। यदि हम 30 करोड़ मवेशी की संख्या मान लें और उसमें 5.5 करोड़ के आसपास गौवंश को मान लें, इनमें भी, इस गौवंश में भी जो शुद्ध देसी नस्ल है वो 1-1.5 करोड़ के आसपास है। क्योंकि हमारे यहाँ 1960 के आसपास एक नस्ल सुधार का कार्यक्रम चला, उसमें देसी गायों को सुधारने का भी प्रयास हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देसी गायों में उन नस्लों को सुधारा गया जो पहले से सुधरी हुई थी, जो पहले से पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी, जो पहले ही 15, 18 से 20 किलो के आसपास दूध प्रतिदिन दे देती थी। उन्हीं को सुधारने का प्रयास किया, उनको क्रॉस कराया गया जर्सी सांड के साथ में, और फिर एक नई नस्ल तैयार की गई। और इस बात को भी तो करीब 60 साल का समय, 70 साल का समय निकल गया। तो हमारे सामने जो हमें देसी के रूप में गाय उपलब्ध हैं, वो भी कितनी शुद्ध हैं, कितनी असली हैं, कहना मुश्किल है। क्योंकि गाय की पहचान सिर्फ बाहरी आकृति से नहीं है, जेनेटिक संरचना से, जो उसकी आनुवांशिक संरचना है उसके आधार पर होना चाहिए। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब 2 नस्लें मिश्रित होती रहती हैं तो उनकी जेनेटिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो खैर ये बात तो अलग रही, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज भारत वंश में जो 30 करोड़ मवेशी हैं, वो हर रोज़ 30 लाख टन के आसपास गोबर देते हैं। ये गोबर बहुत महत्वपूर्ण है यदि इसका सही उपयोग किया जाए। लेकिन इस 30 लाख टन गोबर में से भी करीब 30% गोबर तो कंडे के रूप में प्रयोग हो जाता है। कंडे का प्रयोग या तो घरों में होता है या फिर कहीं कुछ थोड़े बहुत रूप में हलवाई कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। क्योंकि घरों के जो चूल्हे हैं, अंगीठी हैं, वो तो कम ताप में भोजन बनाने में काम आ जाते हैं और उनमें वो अच्छे भी लगते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के क्षेत्र में देखें, लघु उद्योग में देखें तो वहाँ उच्च तापमान चाहिए, वहाँ कंडे ज़्यादा काम नहीं आ पाते या फिर कंडे उनको महंगे पड़ते हैं। तो 30% का तो प्रयोग आज भी कंडों के रूप में होता है। 20% गाय का जो गोबर है वो व्यर्थ चला जाता है। वो
गलियों में, दरगाहों में, जिसको दरगाह कहते हैं, यहाँ गाय विचरण करती है, सड़कें कहती हैं, गोबर जो कूड़े कचरे का ढेर होता है उनमें है, या जहाँ विचरण करने जाती है वहाँ है, या फिर शहरों में जो डेयरी फार्म है यहाँ गाय को रखा जाता है। शहरों की बात क्यों करूँ मैं, यदि कस्बों की बात भी करूँ, वहाँ भी जो ज़्यादातर गोबर है वो उपयोग में नहीं आता, उसका ढेर बना के उसको व्यर्थ फेंक दिया जाता है, गोबर के ढेर पर लगा दिया जाता है। हाँ, बाकी का बच गया 50% गोबर, तो उसमें से 1-1.5% गोबर का प्रयोग लीपने पोतने पर होता है। जब विशेष कोई कार्यक्रम होता है तो आप ढूंढते फिरते हैं कि गाय का गोबर चाहिए, फिर आप कहीं से लेके आते हैं, या फिर कुछ लोग उसके उपले बना देते हैं तो फिर वो इंटरनेट में बेचने का प्रयास करते हैं, या फिर उसमें से कुछ प्रतिशत, वो भी 1% से कम की मात्रा में बता रहा हूँ, उसमें से कुछ औषधीय रूप में प्रयोग कर लेते हैं, कुछ लीपने पोतने के काम आ जाता है, कुछ उससे आजकल कई चीज़ें बनाने लगे हैं, दिए बनाने लगे हैं, कोई फिनाइल बनाने लगे हैं, कुछ चीज़ें और बनाने लगे हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि हम 100% का प्रयोग करें तो कितना हम अपने समाज को बदल सकते हैं, कितनी इसको उपयोगिता देख सकते हैं। लेकिन यदि हम 50% की बात, पूरे 100% की बात भी छोड़ दें, 50% को पकड़ें, 50% में से 30% तो उपले काम आ गया। लेकिन ये भी एक बड़ा क्षेत्र है, उपलों को सुधार के जो उपले हम गाय के गोबर से बनाते हैं उसको उच्च ताप पे बनाने का प्रयास करें, ऐसे अनुसंधान करें कि इसके तापमान बढ़ सके, और वो संभव है, उसमें कार्य किया जा सकता है। हम भी कुछ करते हैं, आप भी कर सकते हैं, मिलके भी कर सकते हैं, उसके तापमान को ऊंचा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा क्षेत्र है। क्योंकि उपलों का प्रयोग सिर्फ रोटी बनाने के काम ही नहीं आता, हलवाई ही उसका प्रयोग नहीं करते और पूरे हलवाई उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन यदि उपलों का ही प्रयोग किया जाए, उपलों के रूप में इसको नया आकार दिया जाए, तो इसका क्षेत्र बहुत है। हम अंत्येष्टि के रूप में देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंत्येष्टि अग्नि से होती है, हम दफनाते तो है नहीं, वहाँ भी उन उपलों का प्रयोग किया जा सकता है। और हमारे देश में हर साल, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर साल 50 लाख क्विंटल के आसपास जो सूखी लकड़ी का प्रयोग अंत्येष्टि के रूप में होता है। कितने पेड़ इसके लिए कटते हों, कितना उसके पेड़ों पर असर, वातावरण पर असर पड़ता होगा। मैं इसको नकारात्मक रूप से नहीं कहता कि उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको हम गाय के गोपलों के माध्यम से, उपले जो हम प्रयोग करते हैं, कंडे जो बनाते हैं, उनके माध्यम से उनको हम उस विस्थापित कर सकते हैं। उनका उपयोग अंत्येष्टि में किया जा सकता है। और गाय के उपले से जो अंत्येष्टि क्रिया होती है तो उसमें तो परम गति मिल ही जाती है, किसी और योनि में या प्रेत योनि में जाने की तो संभावना नहीं रहती, तो उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके तापमान को बढ़ाकर उपलों का प्रयोग लघु उद्योग में किया जा सकता है, बड़े उद्योग में किया जा सकता है, बिजली उत्पादन में किया जा सकता है, और भी बहुत सारी जगहों में किया जा सकता है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा में विस्तारपूर्वक करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि यदि 50% गोबर का सही उपयोग किया जाए तो हमारे समाज की, हमारे देश की बहुत सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं। पहली समस्या तो जैसे मैंने बताया, ऊर्जा की समस्या हल हो सकती है। ऊर्जा न केवल भोजन बनाने के काम आती है, रसोई बनाने के काम आती है, या हलवाई प्रयोग करता है, या उद्योग धंधों में काम आती है। ऊर्जा का प्रयोग तो हर जगह होता है। ऊर्जा के माध्यम से आप वाहन चलाते हैं, क्योंकि वाहन चलाने के लिए भी तो ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, और इस ईंधन के लिए भारत सरकार को हर साल 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी देनी पड़ती है, और इतने की तो पेट्रोल बाहर से आयात करना पड़ता है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर खड़ा करना पड़ता है, दूसरों देशों के दबाव में आना पड़ता है, कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ऊर्जा की यूज़ हम छोड़ दें, कि ऊर्जा का इस्तेमाल यदि छोड़ देंगे तो हमारी जो आर्थिक गति है वो रुक जाएगी, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। उन्नति करने के लिए ऊर्जा का विशेष महत्व है। ऊर्जा चाहे वो डीजल के रूप में हो, पेट्रोल के रूप में हो, चाहे मिट्टी के तेल के रूप में हो, या बिजली के रूप में हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, ये बहुत आवश्यक है। इसके बगैर तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, हम एक दूसरे से मिलना छोड़ देंगे, फिर हम उसी आदम युग में चले जाएंगे। तो ऊर्जा की भी आवश्यकता है, लेकिन उस ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है हम गाय के गोबर के माध्यम से काफ़ी हद तक पूरी कर सकते हैं। उससे बहुत सारे अनुसंधान हो सकते हैं, बहुत सारी खोजें हो सकती हैं, बहुत सारे नए नए रूप निकल सकते हैं। एक दूसरा क्षेत्र भी है जिसमें गाय के गोबर का बहुत उपयोग हो सकता है, और दूसरा उपयोग है खाद के रूप में। खाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी खादों पर देनी पड़ती है, और उस खाद के बाद जो सब्सिडी के माध्यम से हम जहरीले रसायन खरीदते हैं।
उन रसायनों का हम खेती में प्रयोग करते हैं, उससे फसल में तो कुछ वृद्धि हो जाती है, किसान भी खुश हो जाते हैं, लेकिन इस सब्सिडी को लेने के लिए भी किसानों को कठिन संघर्ष करना पड़ता है। सरकारों को कई तरह के संबंध, कई तरह की शर्तें माननी पड़ती हैं। शर्तों के कारण हमें अपनी नीतियाँ हैं बदलनी पड़ती हैं, किसानों को अलग से परेशानी होती है, और उस जहर का प्रयोग करके हम खेती में कुछ उन्नति तो कर लेते हैं, फसलों की वृद्धि तो कर लेते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को जहर खाना पे, जहर प्रयोग करने पर बाध्य कर देते हैं। क्योंकि जो फसलें इस खाद के माध्यम से जो हमने विदेश से आयात किया उससे पैदा होंगी, वो विषाक्त होंगी, वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालेंगी, स्वास्थ्य खराब होगा, हम बीमार पड़ेंगे, तो एक नई इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। फिर ये प्रोग्रेस उन्नति के लिए सही है कि आप खाओ तो खर्च करो, बाहर निकालो तो खर्च करो, बीमार पड़ जाओ तो खर्च पड़ो, हर चीज़ के लिए खर्चा करो, यानी जितना कमाओ उससे दोगुना खर्च कर दो। इससे सर्कल तो GDP का सर्कल तो बढ़ जाता है, बिजनेस तो चल जाता है, लेकिन यथार्थ में समाज एक दूसरी दिशा में चला जाता है, हमेशा नुकसान की स्थिति में रहता है। तो जिस सब्सिडी को देख कर हम जहर खरीदते हैं, उसके माध्यम से हम रोग भी खरीदते हैं, हम बीमारियां भी खरीदते हैं, इसके माध्यम से हम निर्बलता भी खरीदते हैं, हम कई तरह के समझौते करते हैं। क्योंकि जिस खाद का हम प्रयोग करते हैं उससे पहली चीज़ तो ये है कि जो फसल होगी वो विषाक्त होगी। दूसरी तरफ जिस खेत में इस फसल को प्रयोग किया जाएगा वो खेत ही अपनी उर्वरकता, अपनी जो उर्वरक क्षमता है उसको गंवाता चला जाएगा, मिट्टी खराब होती चली जाएगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट घटते चले जाएंगे, उसमें बहुत तरह के जो कीटाणु रहते हैं, जीवाणु विषाणु रहते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, मिट्टी सीमेंट बनती चली जाएगी, उसका कोई उपयोग नहीं। फिर ऐसी फसलों में हमें कई गुना ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी आज के समय सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। पानी को लेकर पूरा दुनिया त्रस्त है, और हम तो बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। गर्मी के 3-4 महीने पूरे देश के आधे हिस्से में पानी की कमी रहती है, लोग नहाते नहीं, पीते नहीं, सारे काम नहीं करते हैं, एक एक टैंकर के लिए घंटों व्यतीत करना पड़ता है। और कई क्षेत्र तो ऐसे हैं यहाँ एक मटके पानी के लिए हमारी माँ बहनों को कई किलोमीटर तक या कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये पीने की समस्या है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पानी का उपयोग पीने की तुलना में खेती में ज़्यादा होता है। पीने के रूप में तुम 10-12% पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन खेती में हम 80 से 85% पानी का उपयोग करते हैं, और वो पानी घट रहा है। और यदि हम ऐसे विषाक्त रसायनों का प्रयोग करेंगे तो पानी की मात्रा की आवश्यकता बढ़ेगी, पानी की ज़रूरत बढ़ेगी। उस पानी को कैसे प्रयोग हम कर पाएंगे, कहाँ से उपयोग कर पाएंगे? हमारी ज़मीन के नीचे पानी का स्रोत घटते जा रहे हैं, लेकिन इस खाद की ज़रूरत को और पानी की जो अतिरिक्त आवश्यकता है उसको सहजता से हम कम कर सकते हैं। वो कर सकते हैं गाय के गोबर का सही सदुपयोग करके, गाय के गोबर का सही खाद बना के खेतों में प्रयोग करके। और ऐसा खाद बनाया जा सकता है, ऐसी खोजें हो सकती हैं, ऐसा सुधार हो सकता है कि जो खाद गाय के गोबर से हम तैयार करते हैं आज उसमें नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, उसका जो परसेंटेज है काफ़ी कम है। जो हमें कृत्रिम रूप से, रासायनिक रूप में जो खादें मिलती हैं उनकी तुलना में ये बहुत कम मात्रा में है। इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, इस पर ऐसी प्रयोग किए जा सकते हैं और ऐसे प्रयोग हुए हैं। और ये एक बड़ा क्षेत्र है। आप यदि गाय के गोबर का प्रयोग दिए बनाने के कर रहे हैं तो दिए बनाने से आप 1000-2000 का तो व्यापार कर लेंगे। आप मूर्तियाँ बनाएंगे गाय के गोबर के माध्यम से तो उसका व्यापार भी 4-5 हज़ार रुपये में कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा व्यापारिक क्षेत्र आप छोड़ जाते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए का है, उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं। लेकिन उस हिस्सेदारी को आप अपना अंग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक नीतिगत तरीके से आगे बढ़ना होगा। आपको अनुसंधानात्मक रूप से, प्रयोगिक रूप से गाय के गोबर का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए अपनी योजना के तरीके से करना होगा। गाय के गोबर से जो खाद बनती है उसकी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि इस यूरिया का, जिस रसायन आधारित यूरिया खाद का हम उपयोग कर रहे हैं, उसका प्रथम सूत्रपात भी गाय पशु मूत्र से ही हुआ था। जर्मन के वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा था जिस क्षेत्र में पशु मूत्र करते हैं या मानव का अवशिष्ट वहाँ पड़ता है, वहाँ फसलें थोड़ी हरियाली हो जाती हैं,
जो मुरझाई फसलें हैं, नष्ट हुई फसलें हैं, वो फिर उन्हें उगने लग जाती है। इसके आधार पर मैंने सोचा इसमें कुछ है, उसी के आधार पर यूरिया खुद शुरू हुई, फिर रासायनिक आधारित यूरिया शुरू बना। अब तो रसायन आधारित यूरिया का प्रयोग होता है क्योंकि वो सहज है, क्योंकि यदि फ्री में कोई चीज़ मिलेगी तो इंडस्ट्री कहाँ डेवलप होगी। तो आप गाय के गोबर का सही सदुपयोग करके उसके माध्यम से सही खाद बना के आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, अपने आसपास के किसानों को प्रेरित कर सकते हैं। जब आप उसका उदाहरण बनेंगे, आप जब उनके सामने उदाहरण बन के उभरेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो मित्र हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और ये बड़ा क्षेत्र है, आप यदि प्रयास करेंगे तो कुछ समय के बाद आप इस विशाल व्यापार पर एक हिस्सेदारी के रूप में अपना जो उत्तरदायित्व निभा पाएंगे। इसलिए ऐसी तरह गाय के गोबर के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे महत्व हैं। इन सब के बारे में हम जान भी सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं, उसका लाभ भी उठा सकते हैं। और ये व्यापार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम गाय के दूध के पीछे पड़े हैं। हम कहते हैं गाय हमारी जो इसका वजन ही 150-200 किलो के आसपास है, वो 25 किलो दूध क्यों नहीं देती। अब आप अंदाज लगाइए, इसका वजन ही 200 किलो है, वो 25 किलो दूध कैसे दे देगी। वो 10% दूध कहाँ से निकालेगी। 10% तो पानी नहीं पीती। अब कहते हैं पानी कम पिए लेकिन दूध ज़्यादा निकाल दे, और यदि वो देने में लगे किसी तरह से तो क्या देगी। वो अपने जो शरीर के जो महत्वपूर्ण अंश हैं, जो उसकी रासायनिक हैं, जो उसके शरीर में जो मूल्यवान तत्व हैं, उन्हें दूध के प्रवाह के साथ में आपको दे देगी तो जिंदा कैसे रहेगी। इसीलिए तो आज डेयरी फार्म में जो गायें पाली जाती हैं, पशु पाले जाते हैं, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उनका जो उम्र है, उनका जीवन काल है, डेयरी के पशुओं से कई गुना ज़्यादा रहता है। आप गाय का उदाहरण ले लीजिए, प्राकृतिक रूप से आप कोई भी गाय पाल लीजिए। मैं जर्सी की बात भी करता हूँ, मैं अपने देसी की बात ही नहीं करता, जर्सी गाय की बात भी करता हूँ। यदि उसको प्राकृतिक रूप से पाल लीजिए तो उसकी आयु जो है 14 से साल तक के आसपास पहुँच जाती है। लेकिन डेयरी में वही गाय 5-6 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कुछ बचता नहीं। एक तो कई तरह के इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो दूध दे। ऑक्सीटॉक्सिन उसकी हड्डियों तक से तत्वों को बाहर निकाल लेता है और वो आपको सफ़ेद एक तरल दे देती है, उसको आप दूध कहते हैं। अब तो पश्चिमी जगतों में कई ऐसे प्रयोग चल रहे हैं कि गाय को पचाने की आवश्यकता नहीं है, उसको मुंह से खाने की आवश्यकता नहीं है, उसके पेट के अंदर एक कैनुला बना दिया जाता है, एक होल कर दिया जाता है, एक थैली लगा दी जाती है, उसमें वो अर्धपाचित आहार, पिसा हुआ उसका खाने का भोजन है, उसमें भर देते हैं, तो वो सीधा उसके आंत संस्थान में जाता है। आंत संस्थान से वो अवशोषित होकर खून में मिल जाता है और धीरे धीरे कुछ घंटे में ही वो दूध में प्रवाह होकर बाहर आ जाता है। दूध भी उनको हाथ से निकालने की आवश्यकता नहीं, मशीनें लगी हैं, मशीनें दूध निकाल लेती हैं, उनको तो सफ़ेद तरल चाहिए। तो आप अंदाज लगाएं कि 250 किलो की गाय 30-25 किलो दूध कैसे देगी। हम दूध के पीछे पड़े हैं, लेकिन दूध के अलावा जो गाय देती है वो भी बहुत मूल्यवान है, दूध से भी ज़्यादा मूल्यवान है। दूध तो सिर्फ पीने के काम आएगा, उससे ज़्यादा तो कोई प्रयोग नहीं है इसका। आप दूध के रूप में पिएंगे, उसको आइसक्रीम के रूप में पिएंगे, दही के रूप में पिएंगे, लेकिन जो उसका रासायनिक तत्व है, जो उसका खाद है, वो आपके लिए मूल्यवान है, पूरे देश दुनिया के मूल्यवान है, और इसकी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ रही है। तो गाय के गोबर के बहुत सारे तत्व हैं, इनकी